आज हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टेस्ट 6 चल रहा है, राइट, टेस्ट 6 जो चल रहा है आपका, उसका मैं पार्ट 3 आपको करा चुका हूँ, राइट, पार्ट 3 आपको मैं करा चुका हूँ टेस्ट 6 का। और ये जो पार्ट 4 रहेगा, ठीक है, टेस्ट 6 का ही पार्ट 4 रहेगा, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा ये क्या होगा, जो पेपर 6 है, ठीक है, ये पेपर जो 6 है ये आपका पूरा हो जाएगा, राइट। उसके बाद पेपर 7 स्टार्ट करेंगे। तो पेपर 7 आपका कोड रहेगा 2068, ठीक है, 2068, 6-7 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा मैं करा चुका हूँ, आज करा दूंगा पूरा 6 में। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 2068 नंबर टेस्ट, वो आपका रहेगा 7वां नंबर पेपर, ठीक है। तो ये 6ठा नंबर पेपर का पार्ट 4 में यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, 20 नंबर क्वेश्चन, 15 तक ऑलरेडी मैं डिस्कस यहाँ पर कर चुका हूँ, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। इसमें क्वेश्चन है, बोल रहे हैं यहाँ पर, डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन DLI योजना क्या है, चर्चा के लिए या चर्चा कीजिए कि ये योजना भारत में अर्धचालक विनिर्माण उद्योग में किस प्रकार परिवर्तन ला सकती है, ठीक है। ये थोड़ा करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर है, तो आपको याद रखना है, राइट। तो आपको जो आपका दृष्टिकोण है, वो दृष्टिकोण क्या होना चाहिए आपका, राइट, दृष्टिकोण देखो क्या होना चाहिए, वो मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर पहली बात आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पहली बात बताना है कि डिजाइन संबंध जो प्रोत्साहन है, जो प्रोत्साहन योजना है DLI, ये क्या है, इसके बारे में आपको बताएंगे पहली बात पे, ठीक है। सेकंड बात आपको बताएंगे, इसमें सेकंड बात बताना है भारत में अर्धचालक विनिर्माण उद्योग के लिए ये योजना है, ये इसके लाभ क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है, क्या क्या लाभ हो सकते हैं आपको पॉइंट्स में वो बता देना है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात आपको यहाँ से बतानी है। तीसरी बात पूछ रहा है इसमें कि कुछ संबंधित चुनौतियों को संक्षिप्त उल्लेख करना है, कुछ संबंधित चुनौतियाँ हैं उनका उल्लेख करना है, राइट। जो यहाँ पर क्या क्या संबंधित चुनौतियाँ हैं उनका उल्लेख कर देंगे कि हाँ ये इसके सामने प्रॉब्लम आ रहा है, ये समस्या आ रहा है, राइट। तो चुनौतियों को भी यहाँ पर आप इसको बताएंगे और उसके बाद अपना 4th पार्ट में निष्कर्ष डाल देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, किस टाइप से लिखते हैं। तो आंसर लिखते हैं अपना, इसमें स्टार्ट करेंगे अपना जो DLI योजना है, मतलब डिजाइन संबद्ध जो आपका प्रोत्साहन है वो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजाइन संबद्ध प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा देश में न केवल मूल श्रृंखला के लिए बल्कि विकास के जो अर्धचालक है उसके चिप डिजाइन करने के लिए यहाँ पर भी इसके सम्मिलित घरेलू उपयोग के लिए यहाँ पर किया है, ठीक है, इतना बताएंगे। उसके बाद बोलेंगे, नीचे लाइन से लिखेंगे, इसका उद्देश्य 5 वर्ष की अवधि में एकीकृत जो सर्किट है, चिपसेट हैं, कॉमा जो सिस्टम ऑन चिप्स हैं, राइट, सिस्टम और IP हैं, उनके क्या है अर्धचालक संबंध डिजाइन के लिए यहाँ पर अर्धचालक डिजाइन को विकास को जो नियोजन है वो यहाँ पर इसमें विभिन्न चरणों को प्रोत्साहन देगी, ठीक है, इतना बात आपको बताना है। उसके बाद हेडिंग लिखना नीचे, ये योजना निम्नलिखित तरीकों से भारत में अर्धचालक विनिर्माण उद्योग को परिवर्तन ला सकती है, ये हेडिंग डालना है। इसी हेडिंग में पहला पॉइंट डालना है आपको, अनुसंधान एवं विकास, ठीक है, अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। इसमें लिखना है आपको, ये विकास लागत में वृद्धि के जो माध्यम है उसमें धन प्रदान करेगा तथा डिजाइन की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसके लिए क्या, कंपनी की बिक्री 12 से 20% तक, ठीक है, कितना 12 से 20% तक पुनः जो आपका अनुसंधान है उसमें यह निवेश करना आवश्यक होगा, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग, सेकंड हेडिंग में नीचे, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की स्थापना। इसके अंतर्गत डालना है आपको, ये आधुनिक जो जटिल चिप हैं इसके विकास की सहायता करते हुए एक जीवंत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के निर्माण में सहायता करेगा। परिणामतः इसे एक्सटर्नल IP और जो आपका डिजाइन समर्थित सेवाएं हैं उसको लाभ प्राप्त होगा यहाँ पर, राइट, ये लिखेंगे। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, इसमें हेडिंग नहीं लिखनी है कोई, इसका उद्देश्य जो आपकी अत्याधुनिक डिजाइन है उसकी अवसंरचना को जो पोषित करना और उसमें समर्थित जो कंपनी है उसकी पहुंच को यहाँ पर सुविधाजनक बनाने के लिए यहाँ पर इंडिया चिप सेंटर की स्थापना करना है, ठीक है, तीसरा पॉइंट बताएंगे। चौथा पॉइंट बताएंगे इसमें कि हमारा जो इसमें इसका उद्देश्य भारत में फैब, ठीक है, भारत में फैब, ठीक है, इसकी स्थापना भारत में इसका उद्देश्य भारत में फैब, ठीक है, यह अर्धचालक बनाने के संयंत्र स्थापित करने वाली जो कंपनी है उसको वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान करेगी, ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखना है, ये योजना के तहत जो आपके अर्धचालक डिजाइन है उसमें संलग्न अनुमोदित जो आवेदक हैं उसकी जो वित्तीय सहायता है उसके रूप में क्या है, प्रतिवेदन जो आवेदन है उसके क्या होंगे, वे व्यय के पात्र होंगे 50% का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, ये प्रतिपूर्ति अधिकतम 15 करोड़ रुपए तक की सीमा तक हो सकती है, राइट, इसी पॉइंट पे लिखना था आपको। अगला पॉइंट में आपको लिखना है, इसके अलावा उन आवेदकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा जिसके अर्धचालक डिजाइन और अर्धचालक संबद्ध डिजाइन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिकी उत्पादों में किया जा रहा है, ठीक है। अगला क्या लिखना है, अगला हेडिंग डालनी है इसमें, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि, ठीक है, प्रतिस्पर्धा में वृद्धि। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखना, ये योजना विद्यमान और वैश्विक अभिकर्ताओं को आकर्षित करेगी क्योंकि इससे डिजाइन सॉफ्टवेयर, ठीक है, IP अधिकार या विकास जो परीक्षण है वो ये सब इससे क्या होंगे, सहायता मिलेगी उनमें, ठीक है। ये कुछ जो देश है इसमें कंपनियों की निर्भरता पर इसमें काम करेंगे। साथ ही भारत में इसमें क्या है, नवाचार में भी
इसको प्रोत्साहन होगा और नवाचार में भी इसको वृद्धि मिलेगी, राइट, ये लिखना है। सेकंड इसमें हेडिंग डालनी है, मतलब जो आगे भी हेडिंग थी उसमें डालना है क्षमता में वृद्धि। क्षमता में वृद्धि लिखेंगे अर्धचालक क्षेत्र की जो क्षमता है उसमें वृद्धि, परिवहन, ऊर्जा, कृषि, ठीक है, आदि जैसे क्या है अन्य क्षेत्रों की मांग से प्रोत्साहन यहाँ पर करेगी, जिसके क्या है, जिसके बदले में अर्धचालक उद्योग का विकास यहाँ पर बढ़ेगा या बढ़ावा मिलेगा इसको, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है लाइन छोड़ के, उसमें लिखेंगे आप यह योजना घरेलू कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखला का हिस्सा बनने के लिए सहयोग करेगी, जिससे क्या है बृहत वैश्विक बाजारों तक पहुंच उपलब्ध होगी, जो मतलब हमारा वैश्विक बाजार है बहुत बड़े स्तर तक यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आपको निष्कर्ष लिखना है, इन योगदानों को ध्यान में रखते हुए यह योजना आर्थिक जो सुदृढ़ता है उसमें योगदान करेगी, साथ ही ये 2025 तक भारत के 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में लक्ष्य को यहाँ पर प्राप्त करने के लिए एक गुणक प्रभाव के साथ यहाँ पर सामने आएगी, ठीक है, इस टाइप से बता सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे भारत एक कुशल, न्याय संगत और सुनम्य डिजाइन और विनिर्माण केंद्र के लिए स्थापित करने के लिए उत्पादन को, जो PLI योजना मैंने बताई ये, साथ में DLI योजना, इस सब की क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये दोनों पॉइंट निष्कर्ष में लिख देंगे, ठीक है, तो आपका यहाँ से निष्कर्ष पूरा हो जाएगा और ये आंसर भी आपका 16 पूरा हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपका है भारत में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री जन धन योजना की भूमिका क्या मूल्यांकन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला पॉइंट क्या लिखना है इसमें, पहला पॉइंट आपको यहाँ पर डालना है भारत में क्या है जो जनधन योजना है उसके बारे में लिखेंगे आप, जनधन योजना क्या है इसके बारे में आप बताएंगे, राइट। सेकंड पॉइंट क्या बताएंगे, सेकंड पॉइंट आपको बताना है कि जो आपकी वित्तीय समावेशन है उसको सुनिश्चित करने के लिए इस योजना में क्या क्या भूमिका निभाई गई है ना, क्या क्या आप बातें वर्णित कर सकते हैं, आपको पॉइंट से बता देने वो। थर्ड पॉइंट में बताना है आपको इसका निष्कर्ष क्या होगा, वो निष्कर्ष बता देना है। तो स्टार्ट करते हैं आंसर को। इसमें देखो आंसर स्टार्ट कर देंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, PMJDY। तो लिखेंगे आप हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन हेतु एक राष्ट्रीय मिशन है, ठीक है। इसके अंतर्गत देश के सभी परिवारों को व्यापक वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण को अपनाया गया है। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक जो मौलिक बैंक खाता है उसके लिए साथ यहाँ पर बैंकिंग सुविधा तक जो पहुँच है वो बनाए रखना, ठीक है, और वित्तीय साक्षरता तथा उनके ऋण तक पहुँच, बीमा को पेंशन सुविधा की परिकल्पना करना, राइट, ये आप लिख सकते हैं। इसमें हेडिंग डाल कर लिखेंगे नीचे भारत में वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने में प्रधानमंत्री जन धन जो योजना है उसकी क्या भूमिका है, ठीक है, उसकी भूमिका लिखेंगे, भूमिका में लिखेंगे इसके अंतर्गत इसकी इसी में भूमिका में ही पॉइंट रहेगा, एक और हेडिंग रहेगी पॉइंट में बैंक खाते खोलना, ठीक है, बैंक खाते खोलना। इसमें लिखेंगे आप बैंक खाते खोलने में इसमें लिखना है प्रधानमंत्री जन धन योजना द्वारा बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को बैंकिंग प्रणाली से अंतर्गत लाया गया है, ठीक है। साथ ही इसके द्वारा क्या है भारत के वित्तीय ढांचे का विस्तार किया गया है और लगभग क्या प्रत्येक वयस्क जो व्यक्ति है उसके समावेशन की पहुंच को सुनिश्चित की गई है, ठीक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितना 55%, ठीक है, सरकारी आंकड़ों के अनुसार 55% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं और 67 जो आपके परसेंटेज हैं वो क्या है इसमें पुरुष के हैं, या बोल सकते हैं ग्रामीण और सरकारी जो एरिया वहाँ पे खोले गए हैं, राइट। ये सब ये दिखा सकते हैं पॉइंट। जो डाटा है देखो डाटा इंपॉर्टेंट है दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। अगला यहाँ पे हेडिंग क्या होगा आपका सरकारी योजनाओं तक पहुँच, ठीक है, हेडिंग है सरकारी योजनाओं तक पहुँच। इसमें क्या लिखना है, इसमें लिखेंगे जो प्रधानमंत्री जन धन योजना है जन केंद्रित आर्थिक पहलों पर आधारित है, ठीक है। इसने कोविड-19 वित्तीय सहायता PM किसान योजना, ठीक है, मनरेगा, इसके तहत क्या है जो बढ़ी हुई मजदूरी थी उसमें जीवन और स्वास्थ्य बीमा कवर जैसी योजनाओं को भी लाभ यहाँ पर प्राप्त करने के पात्र को यहाँ पर बैंक खाते से सुनिश्चित किया था, ठीक है। PM गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड लॉकडाउन के दौरान महिला प्रधानमंत्री जन धन योजना जो खाता धारक थे उनके खातों में कुल 30,945 करोड़ रुपये यहाँ पर जमा किए गए थे। ये पॉइंट आपको डाटा दिखाना है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या रहेगा यहाँ पर, अगला यहाँ पर हेडिंग रहेगी औपचारिक वित्तीय प्रणाली, ठीक है। औपचारिक वित्तीय प्रणाली क्या है इसमें लिखेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना गरीबों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में अपनी बचत जमा करने का एक अवसर प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त गांवों में अपने जो परिवार हैं उनको रुपए भेजने अतिरिक्त उन्हें सूदखोर या साहूकार को चंगुल से बाहर निकालने के अवसर प्रदान करेंगे। जैसे कि सूदखोर साहब को जैसे कि 10 लोग से कहना पड़ता था कि हमारे अकाउंट में पैसे भेजने हैं या फिर वहाँ लेके जाना है पैसा, तो इससे क्या आसानी से यहाँ हो जाता है, ठीक है। अगला हेडिंग क्या है प्रणालीगत लिंकेज की जो रोकथाम है वो यहाँ पे लिखेंगे प्रणालीगत लीकेज की रोकथाम। इसमें लिखेंगे आप वर्तमान में कोविड-19 के समय एक उल्लेखनीय तेजी है, निरंतरता देखी गई कि जिससे 7 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जिसको DBT बोलते हैं या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है, ने समाज को कमजोर वर्गों को सशक्त और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है, राइट। यह एक क्या है महत्वपूर्ण पहलू है। इसकी जो महत्वपूर्ण पहलू इसके PM जनधन खातों के माध्यम से DBT जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बोलते हैं कि सुनिश्चित किया है ताकि प्रदत्त जो आपकी राशि पूर्ण है इसको सुनिश्चित यहाँ पर किया जा सके, राइट। और जो लाभार्थी है
वहाँ तक ये पहुँच सके। ठीक है, ये जो आपकी प्रणालीगत लीकेज है इसको रोकथाम हो। ठीक है, 5.1 करोड़ जो प्रधानमंत्री जनधन योजना खाता धारक हैं, इनकी विभिन्न योजनाओं के तहत सरकार से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण कुल डीबीटी जो विफलताएं हैं उसका प्रतिशत कितना है, 13% है। ठीक है, वित्त वर्ष 2019-20 से घटकर कितना हो गया, ये 5% हो गया है, 5.7% हो गया है। राइट, इतना आपको ये पॉइंट दिखा देने हैं। अगला देखते हैं, अगला हेडिंग क्या रहेगा यहाँ पर। देखो अगला हेडिंग नहीं है आपका, अगला क्या होगा, ये आपने पूरा पॉइंट्स लिख लिया। अब यहाँ पे क्या निष्कर्ष डालना है, निष्कर्ष में क्या डालेंगे, भविष्य में ऋण प्रदान करने, वित्तीय समावेशन से वित्तीय सशक्तिकरण की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना को समाज में भविष्य में ऋण प्रदान करके वित्तीय समावेशन से वित्तीय जो सशक्तिकरण की ओर बढ़ना, उसके लिए क्या यहाँ पर इसकी आवश्यकता है। ठीक है, जो आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना है इसको समाज से वंचित वर्गों के लिए बैंक ऋण जो सार्वभौमिक है वो पहुंच यहाँ पर उपलब्ध कराना। साथ ही प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसमें क्या है, वृद्धि योजना के रूपांतरित यहाँ पर इसमें किया जाना चाहिए। राइट, तो ये आप यहाँ पे ये पॉइंट 3 दिखा सकते हैं अपने निष्कर्ष में। ठीक है, अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 यहाँ पे देखो क्वेश्चन ज़्यादा बड़े नहीं लिखने, क्योंकि जो 10 नंबर के बाद से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, 10 नंबर के बाद से वो आपको कम वर्ड में लिखने होते हैं। जैसे 10 नंबर तक आपको लिखने होते हैं 200 वर्ड तक। ठीक है, उसके बाद लिखने होते हैं आपको 150 वर्ड तक। राइट, जैसा कि आपको पेज में लिखा होगा उस टाइप से ही आपको करना है। ठीक है, तो देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, मानव पूंजी के क्या स्रोत हैं। देखो मैं बात फिर से बताने जा रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने भी जो लेक्चर था उसमें बताया था कि अभी देखो आप आपका 23 अगस्त है। ठीक है, 23 अगस्त है, 25 से आपका जो उसका पेपर होने वाला है विजन IAS का अभ्यास पेपर होने वाला है। ठीक है, 25 से विजन IAS का अभ्यास पेपर होने वाला है, वो आपका होगा एसे का होगा। ठीक है, एसे, GS1, GS2, GS3 और GS4, तो ये चारों पेपर आपके क्या है इसमें शामिल होंगे। 25 तारीख से स्टार्ट होंगे, 25, 26, 27 ऐसे करके पेपर स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो पेपर जैसे मेरे को मिलते हैं मैं आपको यहाँ पर पूरा पेपर डिस्कस कराऊंगा कि क्या क्वेश्चन अभी इसमें पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर देखो जो अभ्यास पेपर है विजन IAS का, वो अगर प्रैक्टिस कर जाएंगे वो उसके क्वेश्चन करेंगे, तो जो लोग अभी एग्जाम दे रहे होंगे, ठीक है, UPSC का जो एग्जाम दे रहे होंगे, UPPCS का मेंस का एग्जाम आ गया, डेट भी आ गया, तो वो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा उनको। राइट, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम अभी UPPCS मेंस का एग्जाम दिया हुआ था, तो वहाँ पे मैंने विजन IAS का ही काफ़ी ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाया, तो काफ़ी ज़्यादा मार्क्स वहाँ पे मेरे इंक्रीज़ हुए थे। राइट, तो यही मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी PCS की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन कभी कोई पुराना नहीं होता है। ठीक है, बस क्या है यहाँ पे जैसे पूछेगा कोई दूसरा तो आपको दूसरा पूछ लेगा, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट उतना नहीं लिखना है। ठीक है, लिमिट वर्ड वहाँ पे आपको ही लिखना है। तो वही मैं बताना चाहता हूँ, जितना पेपर आएगा मैं यहाँ पे आपको पूरा डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, 25 तारीख से आएगा तो 25 को या 26 को जैसे मिल जाएगा मेरे को, तो मैं पूरा पेपर यहाँ पे डिस्कस करा दूंगा। राइट, और हमारे पास अभी जो दृष्टि का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, ठीक है, दृष्टि का जो मेंटरशिप प्रोग्राम होता है मेंस का, वो भी मैं अभी आपको यहाँ पर लेके आऊँगा आज। ठीक है, तो भी मेरे पास है, अभी हुआ है कुछ टाइम पहले, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। मानव पूंजी के क्या स्रोत हैं, किसी देश की आर्थिक समृद्धि मानव पूंजी के विकास पर क्या भूमिका डालिए, समृद्धि विकास मानव पूंजी की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो क्या लिखेंगे, पहला आपका यहाँ पर दृष्टिकोण क्या रहेगा, दृष्टिकोण आपका रहेगा मानव पूंजी को परिभाषित करेंगे क्या है मानव पूंजी है। ठीक है, फर्स्ट बात में। सेकंड बात में बताना है आपको मानव पूंजी के विभिन्न स्रोत क्या हैं। ठीक है, मानव पूंजी के जो विभिन्न स्रोत हैं, क्या क्या स्रोत हैं इसके, वो बताना है। थर्ड पॉइंट में बताएंगे आर्थिक विकास और मानव पूंजी मतलब क्या भूमिका निभा सकती है आर्थिक विकास के लिए, तो ये आपको थर्ड पॉइंट में बताना है। ठीक है, फोर्थ में अपना निष्कर्ष डालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, मानव पूंजी से स्टार्ट करते हैं। मानव पूंजी एक कामगार अनुभव और कौशल आर्थिक मूल्य को दर्शाती है। इसमें शिक्षा, प्रशिक्षण, बुद्धि, कौशल, स्वास्थ्य और अन्य गुणों जैसे विश्वसनीयता और समयनिष्ठा जिन्हें नियोक्ता महत्व देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर ये शामिल किए गए। राइट, मानव पूंजी के कुछ स्रोत हैं, आपको लिखना है मानव पूंजी के कुछ स्रोत हैं। उसमें क्या क्या स्रोत हैं, हेडिंग डालेंगे शिक्षा में निवेश। ठीक है, शिक्षा में निवेश, ये आपकी हेडिंग रहेगी इसमें। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत लिखना है, इसी के अंतर्गत आप लिखेंगे इसमें, जिस तरह कंपनियां समय समय पर भविष्य में मुनाफे बढ़ाने के उद्देश्य से पूंजीगत वस्तुओं को निवेश करते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी भविष्य की आय बढ़ाने के उद्देश्य से शिक्षा में निवेश करते हैं। पहला आपको बात हो गई। सेकंड बात हेडिंग होगी स्वास्थ्य। ठीक है, हेडिंग यानी स्वास्थ्य, इसमें लिखेंगे चिकित्सा सुविधा तक पहुँच अभाव में एक अस्वस्थ श्रमिक अपने कार्य अवकाश लेने के लिए बाध्य होते हैं, जिसमें क्या है उनकी उत्पादकता में ह्रास होता है। ठीक है, स्वास्थ्य क्या है, वह सीधे आपका स्वस्थ श्रम बल की आपूर्ति को बढ़ावा देता है और इस प्रकार के मानव पूंजी का निर्माण करने का एक स्रोत होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे कार्य करने का प्रशिक्षण। इसमें लिखेंगे आप विभिन्न फर्म अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय करती है, उसके बाद वे बल देती है कि श्रमिकों को एक विशिष्ट अवधि के लिए काम करना चाहिए। राइट, जिसके दौरान वे प्रशिक्षण के कारण बढ़ी हुई जो उत्पादकता है उसके लाभों को प्राप्त कर सकें। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट लिखेंगे।
चौथा पॉइंट आपको क्या लिखना है, चौथा पॉइंट आपको लिखना है प्रवास पर व्यय। ठीक है, प्रवास पर व्यय, प्रवासन में परिवहन की लागत, प्रवासित स्थानों में रहने की उच्च लागत, और यहाँ पर क्या अनजान व्यक्तित्व की जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था है उसमें रहने की जो मानसिक लागत है वो शामिल होती है। हालांकि नए स्थान पर बढ़ी हुई आमदनी प्रवासन की लागत से अधिक होती है। ठीक है, अगला क्या है 5वां नंबर, इसमें लिखेंगे जानकारी, लिखा हेडिंग में। जानकारी के बाद लिखेंगे आप अंदर इसके मानव पूंजी में निवेश के साथ साथ अर्जित मानव पूंजी भंडार के कुल जो कुशल उपयोग है उसके संबंध में निर्णय लेने हेतु पर्याप्त जानकारी की आवश्यकता होती है। श्रम बाजार और अन्य बाजारों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए ये किया जाता है, किया गया वह मानव पूंजी के निर्माण के लिए एक स्रोत होगा। ठीक है, ये लिखेंगे। उसके बाद आप मेन हेडिंग डालेंगे इसमें मानव पूंजी और आर्थिक विकास। ठीक है, मानव पूंजी और आर्थिक, जैसे यहाँ पे लिखा है मानव पूंजी और आर्थिक विकास, ये लिखेंगे हेडिंग। उसके बाद इस हेडिंग में लिखना है आपको अंदर पॉइंट डाल के, पॉइंट क्या करेंगे आपको बता देता हूँ। इसमें पॉइंट लिखना है आपको आर्थिक विकास का अर्थ किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना है। ठीक है, एक शिक्षित व्यक्ति आर्थिक विकास में योगदान की जो अशिक्षित व्यक्ति उसकी तुलना में अधिक होता है। राइट, इस प्रकार क्योंकि स्वस्थ और जो व्यक्ति लंबे समय तक यहाँ पर निर्बाध श्रम की आपूर्ति कर सकता है। ठीक है, अतः क्या है आर्थिक विकास के लिए स्वास्थ्य भी एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है या महत्वपूर्ण कारक होता है। ठीक है, इस तरह शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के साथ साथ कई अन्य यहाँ पर जो रोजगार हैं वो प्रशिक्षण रोजगार की जो बाजार में जानकारी, प्रवासन, ये सब क्या है आपकी व्यक्ति की आय सर्जित करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। राइट, ये आपको यहाँ पर लिखना है। अगला पॉइंट क्या लिखना है इसी में, अगला पॉइंट लिखना है मानव पूंजी न केवल श्रम उत्पादकता बढ़ाने महत्वपूर्ण योगदान देती है बल्कि नवाचारों को भी प्रोत्साहन करती है। साथ ही क्या है ये नए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की क्षमता को विकसित करती है। शिक्षा समाज में हुए जो परिवर्तन है उसके वैज्ञानिक प्रगति को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। ठीक है, आविष्कारों को नवाचार जो सुविधा है उसको प्रदान करती है। तो ये सब आपको यहाँ पर पॉइंट लिखा देना है। तीसरा पॉइंट क्या है मानव पूंजी निर्माण में आर्थिक गतिविधि, इसमें क्या लिखेंगे आप लोगों की जो भागीदारी है उसमें उच्च स्तर को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, साथ ही इसमें क्या है निर्धन एवं धनी के जो बीच के अंतर है जो आपका डिफरेंस होता है वो क्या है समानता में आ जाएगा, बदल जाएगा वो। ठीक है, समानता में ला देगा। उससे क्या होगा भविष्य में क्या है जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायक सिद्ध होगा वो। ठीक है, अगला लिखेंगे पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट आपका पूरा हो गया। ठीक है, ये चार जो मैंने पॉइंट 3 4 बताया पूरे हो गए। इसके बाद निष्कर्ष आपको डालना है यहाँ पे। निष्कर्ष क्या डालना है, निष्कर्ष में लिखेंगे आप हालांकि विकासशील देशों में मानव पूंजी की तीव्र वृद्धि हो रही है लेकिन प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि इतनी तीव्र नहीं हो रही है। ठीक है, ये मानना तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अर्थात एक ओर जहां उच्च आय उच्च स्तर की मानव पूंजी का सृजन का कारण बन सकती है वहीं दूसरी ओर उच्च स्तर की मानव पूंजी के सृजन से आय संबंधी जो यहाँ पर सहायता है वो यहाँ पर मिल सकती है। राइट, ये आप यहाँ पर निष्कर्ष अपना दिखा सकते हैं। ठीक है, या फिर कुछ और भी अपन निष्कर्ष यहाँ बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं जो निष्कर्ष बोल रहा हूँ वही आप निष्कर्ष लिखिए, कुछ और भी निष्कर्ष इस क्वेश्चन के हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा क्वेश्चन पूरा होता है 18 नंबर। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ से फसल पद्धति और फसल प्रणाली के बीच अंतर स्पष्ट करना है। साथ ही भारत में प्रचलित विभिन्न प्रकार की जो फसल प्रणालियाँ उस पर आपको विचार करना है। क्या लिखेंगे आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा, फसल जो पद्धति है और फसल प्रणाली इसके बीच जो सूचीबद्ध है वो बताएंगे क्या है फसल प्रणाली और फसल सूचीबद्ध क्या है, इसको दोनों को यहाँ पर बताएंगे आप। ठीक है, सेकंड बात क्या बताना है, सेकंड में बताना भारत की जो यहाँ पर विभिन्न फसल पद्धति हैं क्या हैं उसको उल्लेख कर देना है। उसके बाद अपना डिस्कस डालना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आंसर को। आंसर स्टार्ट करते हैं फसल पद्धति से। फसल पद्धति एक इकाई क्षेत्रफल में किसी निश्चित समय पर विभिन्न फसलों के तहत बोए गए क्षेत्र के अनुपात को संदर्भित करता है। ठीक है, ये किसी विशेष क्षेत्र में फसलों को सामयिक या स्थानीय व्यवस्था को इंगित करती है। फसल प्रणाली फसल पद्धति की तुलना में एक व्यापक शब्द है। ठीक है, इसमें क्या है सभी फसलों का कुल योग और उन फसलों को किसी खेत में उगाए जाने के उपयोग की जाने वाली जो प्रथाएँ हैं उसमें शामिल होती हैं। ठीक है, इसमें एक विशेष फसल उत्पादन के लिए आवश्यक सभी घटक जैसे कि क्या है जल, ठीक है, मृदा और आपकी प्रौद्योगिकी है तथा ठीक है तथा इनके आसपास क्या वातावरण के बीच यहाँ पर अंतर संबंध शामिल होता है। राइट, ये आप यहाँ पर दिखा देंगे। उसके बाद नीचे लिखना है आपको, हेडिंग डालना है। हेडिंग डालेंगे फसल पद्धति और फसल प्रणाली में अंतर। फसल पद्धति ठीक है और फसल प्रणाली इसमें अंतर लिखना है, क्या अंतर है। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर लिखना है। फसल पद्धति में पहला इसमें पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे इसमें किसी दिए गए क्षेत्र या इलाके से अधिकांश किसानों को अपनाई गई फसल जो चक्रण है उसकी पद्धतियाँ शामिल होती हैं। इसमें लिखेंगे दूसरे वाले में इसमें विशिष्ट पर्यावरणीय परिस्थितियों में दिए गए संसाधन आधार पर यहाँ पर लाभ प्राप्त करने के लिए फसल पद्धति का उसका उपयोग यहाँ पर शामिल होता है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें क्या है सामयिक व्यवस्था और के माध्यम से फसलों के प्रकार निर्धारित करना तथा उनका प्रबंधन करना। अर्थात क्या है भूमि के एक टुकड़े पर विभिन्न फसलों को उगाने
का वार्षिक क्रम निर्धारित करना शामिल होता है। ठीक है, साथ ही इसमें प्रबंधन स्थानिक जो व्यवस्था है उसके माध्यम से किया जाता है, अर्थात इसे भूमि के एक टुकड़े से विभिन्न पद्धतियों के फसल की जो व्यवस्था का क्रम है उसमें भी इसको देखा जा सकता है। ये पॉइंट आप लिखेंगे। इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे, ये एक खेत में अपनाई गई फसल पद्धति तथा उनकी ओर से यहाँ पर क्या है कृषि संसाधन है, उसमें अन्य कृषि उद्यमों तथा जो उपलब्ध तकनीक हैं जो फसल पद्धति की प्रकृति को निर्धारित करते हैं उसके मध्य यहाँ पर पारस्परिक क्या है जो क्रिया है वो निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों फसल प्रणाली और फसल पद्धति में अंतर आप यहाँ पर डाल देंगे 2 पॉइंट। उसके बाद आपको लिखना है नीचे भारत में प्रचलित फसल प्रणालियों के प्रकार, हेडिंग डालना भारत में प्रचलित फसल प्रणालियों के प्रकार। इसमें फर्स्ट लिखेंगे आप, हेडिंग डालेंगे एकल फसल प्रणाली, एकल फसल प्रणाली। ठीक है, ये लिखेंगे, उसके ब्रैकेट में लिखेंगे आप एकल फसल प्रणाली के बाद ब्रैकेट में लिखेंगे मोनोक्रॉपिंग जिसको बोलते हैं। ठीक है, मोनोक्रॉपिंग। ठीक है, ये लिखना है आपको मोनोक्रॉपिंग। इसमें लिखेंगे आप मोनोक्रॉपिंग या एकल फसल में प्रणाली में, इसका तात्पर्य भूमि के एक हिस्से पर प्रत्येक वर्ष केवल एक ही फसल उगाने से, राइट, ये याद रखना है। इस प्रकार की प्रणाली जलवायु और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के कारण या किसी विशेष फसल को उगाने में किसान की विशेषज्ञता के कारण अपनाई जाती है। राइट, उदाहरण के लिए क्या है मूंगफली या कपास। ठीक है, मूंगफली कपास या ज्वार सीमित वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं उसमें उगाए जाते हैं। राइट, जबकि जल भराव की स्थिति में चावल की फसल यहाँ पर उगाई जाती है क्योंकि वह क्या है वहाँ अन्य फसल को उगाना संभव नहीं हो सकता है। राइट, ये पहला पॉइंट आपका हो गया। इसी पहले पॉइंट से आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन बना सकता है। क्या बना सकता है? मोनोक्रॉपिंग क्या होती है? ठीक है, मोनोक्रॉपिंग क्या आती है, सीधा सा क्वेश्चन है। आपसे मेंस में भी क्वेश्चन बोल सकता है मोनोक्रॉपिंग क्या होती है, इसके बारे में आप क्या भूमिका की मतलब इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आपको यहाँ पर अपने शब्द में लिखना है। ठीक है, ये मोनोक्रॉपिंग क्या होती है, इससे संबंधित कुछ तथ्य को बताना है। राइट, तथ्य का वर्णन कीजिए। इस टाइप से आपको दे देगा 15 मार्क्स में क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से करना है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देगा तो याद रखना है मोनोक्रॉपिंग क्या होता है। राइट, ये क्या होता है, ये आपका इसका तात्पर्य क्या होता है, भूमि के एक हिस्से पे प्रत्येक वर्ष केवल एक ही फसल उगाने से होता है, याद रखना है। इसके बाद अगला यहाँ पर पॉइंट होगा बहुफसली प्रणाली। ठीक है, बहुफसली प्रणाली। बहुफसली प्रणाली इसमें क्या लिखेंगे, इसमें आपको लिखना है ये एक वर्ष के भीतर एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाए जाने की पद्धति होती है, इस शामिल होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है बहुफसली क्या होती है और एकल फसली प्रणाली क्या होती है। ठीक है, एकल फसली को आपको मोनोक्रॉपिंग देगा, एकल फसली नहीं देगा क्योंकि आपको याद रहेगा, ज़्यादातर मोनोक्रॉपिंग लोगों को नहीं याद रहता है। ठीक है, यह देगा क्वेश्चन। बहुफसली आपको बहुफसली दे देगा, क्या होता है ये याद रखना है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला क्या है, अगला यहाँ पर लिखेंगे मिश्रित फसल। ठीक है, क्या मिश्रित फसल, ये हेडिंग है मिश्रित फसल। इसके अंतर्गत आपको लिखना है मिक्स क्रॉपिंग जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत या इसके तहत एक निश्चित पंक्ति व्यवस्था के बिना एक निश्चित वर्ष के भीतर एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं, जैसे कि ज्वार, आपका बाजरा, लोबिया, मिश्रित रूप से तथा वर्षा पर आधारित परिस्थितियों में यहाँ पर फसल उगाई जाती है, इसको मिश्रित फसल बोलते हैं। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे सेकंड पॉइंट इसमें सेकंड पॉइंट में अगली हेडिंग है अंतर सयन। ठीक है, अंतर सस्यन, ये हेडिंग है। ठीक है, अंतर सस्यन ये हेडिंग है। इसमें लिखेंगे आप, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, इस प्रणाली में एक ही खेत में निश्चित पंक्ति जो व्यवस्था है उसके माध्यम से एक या 2 से अधिक जो फसल हैं, एक या 2 से अधिक जो भी फसलें हैं उगाना शामिल है, उसमें यहाँ पर इसको शामिल करेंगे। राइट, ये इसका होता है। तो एग्जाम्पल के लिए लिख देंगे मक्का, उड़द। ठीक है, एक साल इसको उगा सकते हैं। अनुक्रम फसल लिखेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे अनुक्रम फसल। ठीक है, अनुक्रम फसल। ठीक है, अनुक्रम फसल का इंग्लिश होता है आपका सीक्वेंस जो क्रॉपिंग होती है, सीक्वेंस क्रॉपिंग होती है, सीक्वेंस से लगाना, सीक्वेंस रहती है क्रॉपिंग उसको। ठीक है, इसे एक कृषि वर्ष, राइट, इसे एक कृषि वर्ष में ही भूमि पर एक क्रम में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाने को परिभाषित किया सकता है। इसमें फसलों को पिछली फसल की कटाई के बाद बोया जाता है। ठीक है, जो पिछली फसल आप कटाई कर लोगे उसके बाद, मतलब सीक्वेंस से करोगे। सीक्वेंस मतलब क्या है, पहले फसल जो हो गई उसको काट दो, उसके बाद अगली फसल होगी, यही आपको सीक्वेंस फसल है। ठीक है, अनुक्रम फसल है। उदाहरण के लिए टमाटर, चावल या दाल या कपास। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर इसके एग्जाम्पल हैं। अन्य प्रकार की फसलें, अगला हेडिंग लिखेंगे अन्य प्रकार की फसलें, जिसमें लिखेंगे विधि चयन, जैसे कि मैंने आपको बता दिया ऊपर। रिले क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग को देख लेते हैं। रिले क्रॉपिंग आपका होता है, इसमें प्रत्येक फसल चक्र के दौरान एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, भारत में चावल, फूल गोभी, प्याज, लौकी सब एक ही साथ उगाई जाती है। ये रिले क्रॉपिंग का उदाहरण है। आपसे बोल देगा प्रीलिम से क्वेश्चन पूछेगा ऐसा करके कि चावल, फूल गोभी, प्याज, लौकी ये किस क्रॉपिंग का उदाहरण है, इनको एक साथ उगाना, एक साथ बोना किस क्रॉपिंग का उदाहरण है। विधि चयन क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग। राइट, और आपको बोल देगा मिश्रित फसल या अनुक्रम फसल या बहुफसल प्रणाली। तो क्या आपको बताना है, ये रिले क्रॉपिंग है। ठीक है, रिले क्रॉपिंग क्या है, ये है। ठीक है, पेड़ की खेती क्या है, अगले हेडिंग आपका है पेड़ी की खेती। ठीक है, पेड़ी
की खेती, इसमें क्या लिखना है, पेड़ी की खेती में आपको लिखना है, इसको बोलते हैं पेड़ी की खेती लिखा हुआ है। पेड़ी की खेती इसमें बोलते हैं इसमें फसल की कटाई के बाद छोड़ी गई जो जड़ है, ठीक है, इसमें डंठल से फिर से फसलों को उगाया जाता है। गन्ने के अतिरिक्त केला, गन्ने के अतिरिक्त आप क्या क्या कर सकते हैं, केला, कपास आदि यहाँ पर क्या है, इसके सहित फसलों के भी व्यावहारिक रूप से यहाँ पर इसको उगा सकते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद अपना निष्कर्ष डाल देंगे। मैंने देखो काफ़ी पॉइंट यहाँ पर बता दिया, आप पॉइंट यहाँ लिख लेंगे, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये पॉइंट्स आप लिख लेंगे, कभी कोई क्वेश्चन हो इस टाइप से रहता है तो और भी क्वेश्चन में यहाँ पे अपना पॉइंट डाल सकते हैं वो। ठीक है, तो निष्कर्ष लिखेंगे, फसल पद्धति और प्रणालियाँ मुख्यतः कृषि संबंधी जो कारक है वो आर्थिक कारकों और जो नीति संबंधित कारक है उसके कारण को प्रभावित होती है। विगत कुछ दशकों में कृषि के बढ़ते दबाव से ये संकेत देते हैं कि कृषि क्षेत्रों के आधार पर फसल पद्धति और प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से आपका आंसर पूरा हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद मैं फिर कल से स्टार्ट करूँगा टेस्ट नंबर 7। ठीक है, टेस्ट 6 चल रहा है अभी। 20वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर, भारतीय कृषि पर जलवायु परिवर्तन से संभावित प्रभाव की विवेचना कीजिए, इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आप कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कीजिएगा, मैं आपको बताता चलता हूँ क्या क्या करना है। दृष्टिकोण पहले बता देता हूँ क्या करना है। दृष्टिकोण में आपको क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था में जो कृषि का योगदान है उसको बताएंगे, क्या योगदान है भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का। दूसरा पॉइंट आप बताना है, भारतीय कृषि की जो जलवायु परिवर्तन की प्रभावी विवेचना है। ठीक है, जो आपकी प्रभावी विवेचना है वो आपको करना है, क्या विवेचना है वो करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा नंबर ये लिखेंगे। तीसरा क्या लिखेंगे, तीसरा आपको बताना है इस संबंध में सरकार क्या कदम उठाए। ठीक है, सरकार इसमें क्या कदम उठाए, यहाँ पे सरकार क्या कदम उठाए, तीसरा पॉइंट में लिखना है। देखो मैं यहाँ से कुछ अलग पॉइंट नहीं बनाता हूँ, जो आपका दृष्टिकोण रहता है सब इसी में क्वेश्चन में लिखा होता है आपका। ठीक है, चौथे में क्या है, निष्कर्ष डालना है। ठीक है, तो चारों पॉइंट आपके यहाँ से निकलने हैं, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। आप यहाँ पर देखो जो भी है, जैसे कि आपको मैंने बताया इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान बताएंगे क्या क्या है। ठीक है, जो भी बताएंगे उसमें मैं हेडिंग बता देता हूँ, कुछ क्या हेडिंग डालेंगे। नेशनल इनोवेशन क्लाइमेट जो रेजिएंट एग्रीकल्चर है उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, पहली हेडिंग। दूसरी हेडिंग में लिखेंगे आप कीट और रोग भार अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण वृद्धि होगी, इसके अंतर्गत पॉइंट आप लिखते रहेंगे, मैं हेडिंग बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे बाढ़ और चक्रवात जैसी जो चरम मौसमी घटनाएं उसमें क्या है, तीव्रता में वृद्धि होना। ठीक है, और उच्च तापमान में वृद्धि होना। राइट, ये सब 4 पॉइंट आप यहाँ पर दिखा देंगे। 4 पॉइंट के बारे में आपको क्या करना है, जो बताएंगे आप, कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा सरकार द्वारा क्या प्रारंभ पहल की गई ये आपको मैं बता देता हूँ। बाकी 4 पॉइंट आपको अपना खुद से डालने हैं कि भारतीय जो आपकी कृषि है अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डालती है। अगला पॉइंट बता देता हूँ आपको, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसमें लिखना है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट जो रेजिलेंट एग्रीकल्चर है NICRA नामक एक परियोजना शुरू की है। इसका उद्देश्य कृषि की वैश्विक तापमान प्रभाव को कम करने के लिए अनुकूलन एवं समन्वय संबंधी रणनीति अनुसंधान करना। ठीक है, साथ ही क्या है, इसका उद्देश्य में किसानों के खेतों के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसके अनुप्रयोग को प्रमाणित करना तथा किसान की एवं अन्य जो हितधारक हैं उनके बीच जागरूकता को प्रसार करना भी शामिल होता है, ये आप लिखेंगे। इसके बाद आपने सेकंड पॉइंट में डालना है, सेकंड पॉइंट में आप डालेंगे उदाहरण के लिए इस योजना के तहत बड़ी संख्या में जो स्वदेशी अनुवांशिक हैं वो संसाधनों है, जैसे कि दाल, ठीक है, दाल और जो अभी अनाज है उसमें उन्नत किस्म की जांच की जाती है ताकि क्या सूखा और ताप जैसे जो प्रमुख अजैविक तनाव हैं उसका मुकाबला करने में ये सक्षम रह सकें। ठीक है, ये आप पॉइंट डालेंगे। उसके बाद नीचे हेडिंग डालेंगे राष्ट्रीय सतत विकास मिशन। ठीक है, राष्ट्रीय सतत विकास मिशन, ये आप अपने आप से जो भी मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये अपने आप से लिख लेंगे। राष्ट्रीय सतत विकास मिशन ये आप अपना, क्योंकि स्टैटिक टॉपिक है, थोड़ा सा आप रीड करेंगे उसके बाद अपना पॉइंट लिख लेंगे यहाँ पर। अगला क्या है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ये भी आपको अपने आप से लिखना है। ठीक है, उसके बाद तीसरी हेडिंग क्या है इसी में, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष, ये भी आपको लिखना है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट आपको अपने आप से लिखना है, ये लिख के, और जो मैंने आपको पहले बताया था वो भी आपको लिखना है। तो ये सब थोड़ा सा आप रीड करेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर बताता रहूँगा तो सिर्फ उतनी बातें ही सीख पाओगे। अगर 3 बात आप सर्च कर लोगे, गूगल में देख लोगे कि क्या थी ये, तो उसके बारे में आप लिखोगे तो काफ़ी ज़्यादा पॉइंट आपका माइंड ओपन होगा। राइट, मैं तो बता ही दूंगा, ये तीनों पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है, अगला क्या है, अगला उसके बाद देखो ये होने के बाद सीधा सा अपना निष्कर्ष डालना है। जितना मैं पॉइंट मैंने देखो आपको 4 पॉइंट सिर्फ लिखना है। मैंने आपको पहले बताया था जलवायु परिवर्तन का संभावित प्रभाव क्या है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपको बताना है। और बाकी मैंने 3 हेडिंग आपको नीचे वाली दी, ये तीनों हेडिंग आप नीचे वाली एक बार गूगल करेंगे उसके अंतर्गत लिखना है सिर्फ आपको। ठीक है, तो आपका निष्कर्ष क्या होगा, निष्कर्ष यहाँ पर होगा, हालांकि इस दिशा में ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन आदि जैसे क्या है अन्य उपाय भी किए गए हैं, किंतु भारतीय अर्थव्यवस्था में खाद्य और सुरक्षा की जो कृषि प्रभाव है उसको ध्यान में रखते हुए कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए सभी हितधारकों को सम्मिलित प्रयास करने की आवश्यकता होगी। ये आप यहाँ पर पॉइंट दिखा देंगे और आपका आंसर तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन मैंने आपके पूरे कर लिए। अब आपका क्या बचा है, अब आपका टेस्ट नंबर 7 बचा है। ठीक है, टेस्ट 7 है,
वो मैं आपको कल स्टार्ट कर दूंगा टेस्ट 7। अभी टेस्ट 6 का पार्ट 4 तक आपके पूरे हो गए। टेस्ट 7 में स्टार्ट करेंगे, उसके पार्ट 4 होंगे। और टेस्ट 8 राइट, हो सकेगा तो ये जो 10 दिन अभी है इस महीने के 8-9 दिन जो बचे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगा कि इसी 8-9 दिन में मैं पूरे 10 पेपर को करा जाऊँ। ठीक है, 10 पेपर करा जाऊँ, उसके बाद 10 फिर उस अगला पेपर स्टार्ट करूँगा। और राइट, अभी मैं मेंटरशिप का भी जो पेपर है मेरे पास वो भी मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ। ठीक है, कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। राइट, बाकी टेलीग्राम चैनल में आपका लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ PDF रहते हैं या कुछ नोट्स रहते हैं तो वहाँ मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।